वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो आज हम अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लास्ट पार्ट 4 को देखेंगे और बचे हुए सारे क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको इस सीरीज से कुछ हेल्प मिल रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यूपीएससी की एल्गोरिदम को समझ के कितने सारे क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट जो हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में बनाए जा सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के नहीं जा सकते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में। ये पेपर ही इतना डायनेमिक है कि आपको यूपीएससी की एल्गोरिदम समझनी होगी और वो पीवाईक्यू सॉल्व करने की स्किल डेवलप करनी होगी, है ना। वो स्किल जब तक आपकी डेवलप नहीं होगी तब से प्रीलिम्स आपसे कॉन्फिडेंटली नहीं निकलेगा। सब कुछ पढ़ के कितना भी रिवीजन करके नहीं हो सकता। तो वो चीज़ प्रैक्टिस से आएगी ताकि वो इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाए। एक बार आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना पीवाईक्यू की, तो खुद ही वो इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाएगी, जिससे यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन अपने आप आपके सही होना शुरू हो जाएंगे एक टाइम के बाद। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो आज हमें शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 76 से, तो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ्स प्री डिलीवरी, 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी लीव पीरियड। अब अगर आप रिकॉल करेंगे तो 2024 में इस बार के प्रीलिम्स में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था कि कुछ 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 2 मंथ्स करके आ रहा था। ठीक, तो आप देख रहे हैं, अगर यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि इस पैटर्न के स्टेटमेंट सही होते हैं कि गलत, तो इसका मतलब फिर 2024 में अगर इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर वो भी सही होगा कि गलत। भले यहाँ पे दूसरा एक्ट हो, वहाँ दूसरा एक्ट हो। यही यूपीएससी के पेपर की खासियत है, इसी को एनालिसिस पार्ट बोलते हैं कि यहाँ पे अगर इस टाइप का स्टेटमेंट वो सही या गलत बना रहा है तो 2024 में भी वो इस टाइप का स्टेटमेंट सही या गलत बनाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि यहाँ पे दो दो डेटा दे रखे हैं, 3 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स बाद में, और डेटा जनरली क्या होता है, गलत, तो इसका मतलब उसको जनरली गलत होगा। आगे क्या कह रहा है, एंटरप्राइजेस विद क्रैशेस। क्रैशेस मतलब जहाँ पे बच्चों के झूलने का पालना, है ना, कि जो माएँ होती हैं वो काम पे जाती हैं तो उनके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके उनके लिए जिस पे वो झूला झूल सके। ठीक है, एंटरप्राइजेस विद क्रैशेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 क्रैशेस अ डेली। अब ये भी एक डेटा, और डेटा तो जनरली गलत होता है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि एक क्वेश्चन में अगर दो स्टेटमेंट में डेटा हो तो दोनों सही नहीं होंगे, दोनों गलत नहीं होंगे, कोई एक सही कोई एक गलत। ठीक है, और पीछे हमने देखा था कि कम से कम सिंगल फैक्ट वाला जो होता है वो गलत की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, डबल फैक्ट वाले की फिर कम हो जाती है। नीचे देखते हैं, वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट। अब यहाँ भी एक डेटा है, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन और यहाँ भी डेटा था 6। भाई यहाँ भी दोनों, इसका मतलब ये और ये भी एक साथ सही नहीं हो सकते। यहाँ पे भी सिंगल डेटा है, यहाँ पे भी सिंगल डेटा है, तो इसका मतलब कि 2 और 3 भी एक साथ सही नहीं हो सकते। ठीक, तो अब ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। चलिए देखते हैं क्या बन सकता है इसमें। ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शंस किस हिसाब से, 1 और 2, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो एक ही बार आया हो जो एलिमिनेट किया जा सके। अब देखो, स्टेटमेंट देख के एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे भी जो बात हो रही है कि सिंगल डेटा की बात हो रही है कि 6 कैशेस डेली, यहाँ पे भी सिंगल डेटा की बात हो रही है, 2 चिल्ड्रन। तो इतना तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके पता ही चल गया है कि 2 और 3 एक साथ नहीं जा सकता। ठीक, तो 2 और 3 तो एक साथ नहीं जाएगा, तो इसको काट देते हैं सबसे पहले। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए जो एंटाइटलमेंट्स हैं, 3 मंथ्स प्री डिलीवरी और 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी मुश्किल है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हम रिकॉल करें जो मेंस के लिए पढ़ा है, तो जो उनको मिलती है छुट्टी वो 26 वीक्स की होती है। ठीक है, अब 26 वीक्स को अगर हम करें ओवरऑल 26 वीक्स, तो एग्जैक्टली 3 मंथ्स प्री डिलीवरी, एग्जैक्टली 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी नहीं होता है, वो उनकी शायद चॉइस पे होता है। इस तरीके से डिवीजन नहीं होता है कि मेरे ख्याल से जब एक बार प्रेग्नेंट वुमन कंसीव कर जाती, बच्चा हो जाता है, तो उसके बाद उसको थोड़ी सी ज़्यादा छुट्टी मिल जाती है, या वर्क फ्रॉम होम का भी वो होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जितना नॉलेज से है उतना मुझे लग रहा है कि गलत है, अगर थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स या मेंस का आपने किया है। ठीक है, बाकी एज इट इज़ तो मुझे नहीं पता है। ये पता है कि हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट तो भाई गलत लग रहा है। ठीक है, इसको भी काट देते हैं। अब इसका मतलब आंसर 2 या 3 में से ही होगा। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी की थोड़ी ध्यान देते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, बच्चे दो ही अच्छे हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, है ना। टीएफआर भी हमारा 2.1 की तरफ ही है, टोटल फर्टिलिटी रेट इतना होना चाहिए। यानी गवर्नमेंट का जोर किस चीज़ पे है कि 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट पढ़ें कि वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट, यानी पहले से ही अगर किसी के 2 बच्चे हैं महिला के और अब वो प्रेग्नेंट हो जाती, तो यानी वो उसको तीसरा बच्चा होगा, तो फिर सरकार क्या कह रही, उस केस में जो उसको सहूलियतें मिल रही हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ जा रहा है ना स्टेटमेंट, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए। तो थर्ड तो सही होना चाहिए।
बात समझ में आ रही? भले ही ये डेटा है लेकिन कोई एक तो सही होगा, नन जैसा कोई ऑप्शन नहीं। तो इसमें सबसे लॉजिकल क्या लग रहा है, 3 तो सही होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो एंटरप्राइज अगर है तो कह रहा है कि महिला जो काम कर रही है किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, उसको 6 बार अपने बच्चे को देखने जाने की सुविधा है। तो भाई 8 घंटे का तो काम ही होता है, 9 घंटे होता है, 9 में 1 घंटा तो लंच ही होता है। 8 घंटे के काम में अगर 6 बार वो अपने बच्चे को ही देखने जाएगी तो वो काम कितना करेगी, है ना? ये भी तो बात है। ये फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा नहीं लग रही है कि 2 घंटे भी लगातार वो काम नहीं कर रही है? तो कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत रहा होगा। अगेन एक हाइंडसाइड बायस तो है ही, बट फिर भी अगर आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा 6 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और 2 गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ जरा, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या बन सकता है, आंसर 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है लर्निंग, कि यही इसी तरीके का स्टेटमेंट 2024 में आया था और वो भी क्योंकि गलत था और ये भी गलत है। क्योंकि ये गलत था तो 2024 में मैंने कॉन्फिडेंटली उसको भी गलत मार दिया था। तो ये एनालिसिस पार्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखिए ये भी वर्ड एसोसिएशन से ही क्वेश्चन बनेगा। क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब इंडेक्स ऑफ, सब इंडेक्स नहीं किसका, वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखो साफ साफ कह रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पार्ट नहीं है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मेन चीज क्या है, बिजनेस। अब अगर कोई बिजनेस होगा तो बिजनेस का मतलब क्या, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, नॉट वाला पूछा है, तो जो ऑप्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं वही नॉट में होगा। पेइंग टैक्सेस, तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टैक्स दोगे तो सरकार के पास पैसा आएगा तो वो वेलफेयर करेगी या डेवलपमेंट करेगी, तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहा है। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी इकोनॉमिक, रजिस्टर करोगे प्रॉपर्टी तो स्टैम्प ड्यूटी, सरकार को पैसा मिलेगा, है ना? तुम्हारे पास भी अपनी प्रॉपर्टी आ गई, कैपिटल आ गया। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स अगेन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यहाँ बिजनेस की बात हो रही ना। लॉ एंड ऑर्डर क्या कोई बिजनेस से रिलेटेड है? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ये नहीं है। नहीं है तो इसी को काटो। सिंपल वर्ड एसोसिएशन। अब बहुत से लोग पढ़ाने लगते हैं कि वो वर्ड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तो 10 सब इंडेक्स हैं, 10 के 10 याद कर लो। नहीं भाई, कॉमन सेंस चलता है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे बनाता है यूपीएससी की, कॉमन सेंस लगाओगे हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर, ये इसका मतलब जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया। ये मेरे ख्याल से प्लास्टिक से रिलेटेड था, बट चलो मान लेते हैं हमें कुछ नहीं पता है। अब ध्यान से देखो 2019 में ये पेपर आया है, 2019 में आया है। ये कब का दे रखा है ऑप्शन, कि कह रहा है 1998 में कोई रूल्स आए तो उसके बारे में पूछ रहा है। आपको क्या सच में लगता है कि यूपीएससी का एग्जामिनर 2019 में जो पेपर सेट कर रहा है वो 1998 में कोई रूल्स आया होगा इसलिए पूछेगा? मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा है? यहाँ 1999 में कोई रूल्स आया होगा करंट अफेयर्स का, ये स्टैटिक का तो नहीं है, तो 1998 में जाके कुछ आया होगा इसलिए पूछेगा? 1999 में आया होगा इसलिए पूछेगा? नहीं ना। 2019 का पेपर है तो हद से हद अगर इन चारों ऑप्शन में देखो तो 2011 से पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा करीब है कि हो सकता है 2011 ही वाले रूल्स में कुछ अमेंडमेंट कर दिया हो, है ना? रूल्स में अमेंडमेंट भी तो होते रहते हैं। तो 2011 का पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 2019 में कि 1998 1999 की, है ना? तो इसका मतलब ये तो पता चल रहा है कि ऑप्शन हमारा सी। ये सिंपल लॉजिक है और कुछ नहीं है, पता नहीं है, सिंपल लॉजिक लग रहा है। वर्ड एसोसिएशन हो नहीं रहा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कहीं कुछ लिखा नहीं। ठीक, अब इन दोनों में से क्या होगा, तो देखो यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड की बात हो रही, ऊपर कहीं फूड सेफ्टी की बात हो रही या स्टैंडर्ड की? नहीं हो रही। सी में देखो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, और कहीं वेस्ट की बात हो रही, रिसाइकल्ड प्लास्टिक रूल्स, और यहाँ पे क्या कह रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट। देखो यहाँ भी वेस्ट की बात हो रही है, यहाँ भी वेस्ट की बात हो रही। अब दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स को भी यूपीएससी सही बनाता है। यहाँ पे भी वेस्ट की बात हो रही, यहाँ पे भी वेस्ट की बात हो रही, तो इसका मतलब हो ना हो वेस्ट वाला ऑप्शन सही रहा होगा, क्योंकि फूड सेफ्टी की बात तो और कहीं हो नहीं रही। बात समझ रहे हो? दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट भी तो दो, एक एल्गोरिदम तो ये लग रही है, एक ट्रिक ये लग रही है कि भाई इतना पुराना तो वो नहीं पूछेगा 2019 में, तो इन्हीं दोनों में से होना था, और ये वेस्ट कॉमन हो गया, तो फिर उस हिसाब से हम अगर डिड्यूस करने की कोशिश करें तो फिर एक सही आंसर क्या रहेगा, सी। देख रहे हो, कुछ नहीं पता एग्जाम में लेकिन हम सही आंसर तक आ जाएंगे, बस यही करना होता है, यही एल्गोरिदम समझनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पड़ जाएगी, जिसको एमएसपी बोलते हैं, एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर्स, प्लस क्या है? अच्छा ठीक है, कह रहा है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पड़ जाती है इस, एक तो एमएसपी एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर्स, प्लस और किस चीज में खर्चा होता होगा? खाली ट्रांसपोर्टेशन, खाली इंटरेस्ट तो ओनली ओनली लगा दो, पहले ही काट दो। दूसरी बात,
सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट सही होता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड प्रोक्योर। भाई आपको क्या लग रहा है ये कोई इत्तेफाक है कि वो सिमिलर साउंडिंग बनाता है? नहीं, वो आपको हिंट दे रहा है कि इन्हीं दो में से कोई चुनो, या तो सी चुन लो या तो डी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये एक एल्गोरिदम है, ठीक है। अब इसमें से आप क्या चुनोगे? अगर पूरी पूरी कॉस्ट लगी रही है तो पूरी पूरी कॉस्ट एंड टू एंड प्रोसेस में लगेगी। यहाँ पे कह रहा है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल, मतलब फार्मर से जो तुमने लिया, उसके अलावा गोडाउन में जो रखा उसका पैसा। यहाँ पे कह रहा है गोडाउन में रखने के बाद आम आदमी को दे भी दिया डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज्यादा लंबा प्रोसेस कौन सा है? एंड टू एंड वाला, डिस्ट्रीब्यूशन। खाली गोडाउन में रख के क्या करोगे? उसको बांटना भी तो है आम जनता को। तो आम जनता को बांटने तक का पैसा जो लगा, अगर वो गिन लो तो वो ज्यादा सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री, कोई भी देश अगर हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सोशल कैपिटल। ठीक, एक कैपिटल और सोशल दोनों वर्ड। अब वर्ड एसोसिएशन करो, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन पॉपुलेशन। ना ही यहाँ कैपिटल आ रहा है ना ही सोशल आ रहा है, तो काट दो। स्टॉक, स्टॉक थोड़ा कैपिटल से रिलेटेड है तो एक वर्ड तो मिल गया, ऑफ इट्स बिल्डिंग्स अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन। तो भाई ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीन, मतलब ये तो फिजिकल कैपिटल की बात कर रहा है या इकोनॉमिक कैपिटल की बात कर रहा है। इसमें सोशल नहीं आया। कैपिटल तो हो गया स्टॉक, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीन है ये फिजिकल कैपिटल हुआ ना। हमसे बात हो रही सोशल कैपिटल की, तो आधा सच, तो ये तो नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ पॉपुलेशन इन, तो यहाँ तो कैपिटल की ही बात नहीं हो रही है, तो भूल ही जाओ। लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, तो देखो सोसाइटी आ गया, तो यही तो सोशल है। सोशल कैपिटल क्या है? जो सोसाइटी में कैपिटल डेवलप हो, मतलब आपस में भाईचारा। ठीक, तो यही तो है लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। देख रहे हो, सोशल सोसाइटी हो गया, तो यही सोशल कैपिटल है कि मतलब सोसाइटी में जो भाईचारा डेवलप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, सिंपल वर्ड एसोसिएशन कर दोगे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। अब ये तो भाई सीधा ही लक्ष्मीकांत से वर्बटम आ गया है। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू। भाई ये तो गलती है। हाई कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो भी किसी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड करार दे सकती है, तो गलती हो गया। नेक्स्ट क्या है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड। भाई ये कैसी बात कर दी? अगर ये नहीं हो सकता है तो एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कैसे कर दिया? वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, खत्म कर दिया ना, नल एंड वॉइड। ये तो गलती है भाई, डी आ गया, ठीक है, सिंपल है। पहला तो वहां से है स्टैटिक लक्ष्मीकांत, और दूसरा वाला कॉमन सेंस से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी क्या है? एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड। भाई ये तो पता ही, हमेशा डेफिनेशन या ऑब्जेक्टिव तो यूपीएससी सही देता है, ठीक है। जो फैक्ट्स या डेटा होते हैं वही गलती करता है। क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इंडिया इज द सिक्स लार्जेस्ट। मिल गया, डेटा है, डेटा क्या होता है? गलत, दिमाग लगाना है नहीं। फैक्ट्स गलत होते हैं, डेटा गलत होते हैं, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन सही होती है, बस हो गया ए। दिमाग ही नहीं लगाना है, हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है और ब्यूटीफुली जो रूल्स हैं वो वर्क करेंगे। क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स की बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन है हाईएस्ट, ये एक्सट्रीम है, हो सकता है गलत हो, ठीक। नेक्स्ट देखो, एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड, एरिया ऑफ कॉटन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। दिख गया, एक एक कोई क्रॉप है उसका मोर देन दूसरे से, एक कोई क्रॉप है मोर, सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट मिला। इसका मतलब क्या है, दो और तीन एक साथ सही नहीं हो सकते, या तो दो सही होगा या तो तीन सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, ठीक। और यहाँ भी एक और तीन और दो और चार, तो हिंट नहीं मिल रहा, यानी एक और चार में कुछ चुनना पड़ेगा। इधर देखते हैं चौथा, एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज। अब ये स्टेटमेंट तो यार हमें पता है कि हमेशा गलत ही बनते हैं, कि ऐसा हो सकता है क्या कि 5 साल से जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन है वो निरंतर घटता ही जा रहा है, बीच में किसी एक भी साल बढ़ गया 5 में, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा? उसको मेजर कैसे कर लोगे? ठीक है, मेजर करना ही नहीं पॉसिबल है, तो फिर साफ साफ पता चल रहा है चौथा ही स्टेटमेंट गलत होगा। अगर चौथा स्टेटमेंट गलत होगा तो ये काट दो, ये काट दोगे तो कुछ नहीं पता तो भी। अब भले ही ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट था जिसको शुरू में मैं गलत मान रहा था, लेकिन अब एलिमिनेशन करके पता चल गया कि ये वाला सही होगा। और वैसे भी इंडिया में राइस और वीट का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है, राइस का ज़्यादा होता ही है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये कि एरिया अंडर राइस इज द हाईएस्ट में क्या 50% वाला मान रहे हो कि अमंग ऑल क्रॉप्स हाईएस्ट मान रहे हो? लेकिन एलिमिनेशन से पता चल गया कि हाँ भाई यही स्टेटमेंट ट्रू है। तो अब ये एज ए स्टेटमेंट आगे कभी भविष्य में पूछा जा सकता है कि एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन लास्ट 5 years। तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं, स्पाइसेस तो हम खुद ही बेचते हैं ना, ये तो भैया एंशियंट इंडिया के समय से हम स्पाइसेस बेच रहे हैं, उसी के तो गोल्ड कॉइन्स वगैरह मिलते थे हमें, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसको भूल जाते हैं। फ्रेश फ्रूट तो ये तो एप्पल हम ही लोग भेज रहे हैं कहाँ पे, अब तो यूएस भी भेजने लगे, तो ये तो नहीं होना चाहिए। पल्सेस एक समय था कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे कनाडा से, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद तो अब 90% पल्सेस हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। वेजिटेबल ऑयल्स हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, 2 जगह से, इंडोनेशिया और मलेशिया। बीच में अगर आपको याद हो खिटपिट हो गई थी हमारी मलेशिया से, जब महातीर मोहम्मद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया स्टांस था और कश्मीर के लिए प्रो पाकिस्तान थे, तो उस समय इंडिया ने क्या किया, मलेशिया को डंप कर दिया और सारा जो वेजिटेबल पाम ऑयल है किससे खरीदने लगे थे हम, इंडोनेशिया से। तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है जो इससे लिंक करके पूछा है, ठीक है, तो पता होना चाहिए हमें। और इसी के बाद से फिर 2019 में अगर आपने देखा हो तो गवर्नमेंट ने वो नेशनल एडिबल ऑयल्स मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट वाला वो लेके आया था कि नॉर्थ ईस्ट में हम थोड़ा एडिबल ऑयल्स खुद प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। चलो देखते हैं भाई। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, भाई ये कोई लिबर्टी है क्या कि खाली अगर कोई बहुत ही जो रूलर्स हैं उनकी टिरेनी, मतलब बहुत ही सनकी राजा टाइप का है, तो उसके जो अत्याचार है उससे बचा लो, तो ये टिरेनी है। तो इसमें अपनी लाइफ को खुल के जीने की आज़ादी कहाँ है, ये तो बस तुम मर मर के दब दब के जी रहे हो कि तुम मर नहीं गए, ठीक है ना, कि उसका अत्याचार तुम पे नहीं हुआ, तुम अपने टैलेंट को, अपने एम्बिशंस को कहाँ परस्यू कर रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया भाई, काट दो इसको ए वाले को। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ये तो वही बात हो गई ना कि तुम्हारे ऊपर जो जोर, मतलब वो लगा दी थी कंस्ट्रेंट्स, बस वो हट गए। सुविधाएं तो नहीं मिल रही है ना कि हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, ये सब कहाँ है, कैसे अपनी लाइफ जियोगे, स्पिरिचुअल हो या स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, वो सब कैसे करोगे, खाली रिस्ट्रेंट हटा दिया तो काम थोड़ी ना चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक, भाई ये स्टेटमेंट सही जा रही थी, लेकिन वॉट एवर एक एक्सट्रीम है। अब ये लिबर्टी थोड़ी ना, तुम्हारी लिबर्टी वहीं तक है जब तक तुम दूसरे की लिबर्टी को हनन नहीं करोगे। अपॉर्चुनिटी टू वॉट एवर का क्या मतलब, तुम्हारा मन करे किसी का खून कर दोगे, वॉट एवर का तो यही मतलब हुआ, किसी का मन करेगा तो गाली दे दोगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चला गया। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ये है ना कि इतनी अपॉर्चुनिटी हो कि तुम अपने आप को, तुम चाहो क्रिकेटर बन जाओ, तुम चाहे स्पोर्ट्समैन बन जाओ, तुम चाहे डांस करो, मतलब कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, जो तुम्हारा मन करे वो तुम करो, पॉलिटिशियन बनो, ये होती है लिबर्टी, है कि नहीं। तो लिबर्टी ट्रू सेंस में क्या हुई, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। अगर इंडियन रुपी गिर रहा है तो इसमें से कौन सा कदम वो नहीं उठाएगी, तो ऐसा नहीं उठाएगी जिससे और कदम गिर जाए। लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं सीधे। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने कम कर दिया तो बैंक दे दनादन पैसे लेगा, दे दनादन पैसे लेगा, तो मार्केट में जो पैसा है, लिक्विडिटी, वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी होगी उतने उसके प्रोपोर्शन में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुए, तो इसका मतलब पैसा ज़्यादा हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज कम है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, रुपया मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है ना, रुपया मार्केट में ज़्यादा आ गया, तो अब क्या होगा, क्योंकि रुपया मार्केट में ज़्यादा हो गया और उसकी डिमांड उतनी है नहीं, क्योंकि उतना गुड्स एंड सर्विसेज तो मार्केट में है नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, रुपये का स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, तो रुपया स्लाइड करेगा तो क्रैश करना शुरू हो जाएगा। तो यही तो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं होने देना है, स्टॉप द स्लाइड, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आरबीआई नहीं चुनेगा, क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से मार्केट में लिक्विडिटी या कैश जरूरत से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं होने देना है। सिंपल स्टैटिक का क्वेश्चन था, कई बार आ चुका है। हाँ देखिए, इस पैटर्न के क्वेश्चन को एक बार समझना बहुत जरूरी है। जब भी कोई स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, स्कीम, ये देखो स्कीम है, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटेड टू, ये है स्कीम, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, ठीक, ये कोई स्कीम है, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टर कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर सेट। अब एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई स्कीम रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर दिए होंगे तो सारे स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, पहली बात,
क्योंकि स्पेसिफिक स्कीम है तो वो टेस्ट कैसे करेगा कि तुम्हें स्पेसिफिक स्कीम आती कि कोई स्टेटमेंट को सही बनाएगा, कोई स्टेटमेंट को गलत बनाएगा। एक बात, चाहे तुम्हें लगे कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन वो तीनों स्टेटमेंट कभी सही नहीं बनाएगा। एक बात ये ठान लेना। दूसरी बात, जो लैंग्वेज उसने क्वेश्चन में यूज की होगी वो लैंग्वेज किसी ना किसी ऑप्शन में होना जरूरी है जो सही ऑप्शन है। जो लैंग्वेज क्वेश्चन में होगी वो लैंग्वेज ऑप्शन में भी होना जरूरी है। दो बात समझ गए। जब भी स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ऑल स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं बनाएगा, वरना वो टेस्ट नहीं कर पाएगा तुम्हें। दूसरी बात, जो लैंग्वेज क्वेश्चन में है वो आंसर में होना जरूरी। चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है कि पहला जो डेटा दिक्कत है स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम, इसका मतलब अगर जिस्ट समझना चाहो तो क्या था कि मतलब गवर्नमेंट ये कह रही थी, मोदी सरकार, की जितनी विदेशी कंपनियां हैं ये सब जो हमारा डेटा है ये जो विदेशी सर्वर्स में स्टोर करते हैं कि इनको इंडिया में ही सर्वर लगा के ये स्टोर करना होगा। हमारा डेटा हमारी देश की सरहदों में रहे, बाहर ना जाए, ये मुद्दा है, बस हिंदी में समझ लो। अब पढ़ो क्या कह रहा है, दे शैल इंश्योर दैट द एंटायर, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन अ सिस्टम ओनली इन इंडिया। देखो दो दो रेड फ्लैग हैं यहाँ, एंटायर ओनली, लेकिन भाई यहाँ पे एंटायर एक्सट्रीम नहीं है। यही तो हम चाहते हैं कि हमारे भारतवासियों का जितना भी डेटा है एंटायर डेटा, तो क्या हम ये कह देंगे कि आधे लोगों का डेटा रखो और गरीबों का बाहर ले जाओ, या फिर गरीबों का रखो अमीरों का बाहर ले जाओ? ऐसा तो हम नहीं कहेंगे ना। डेटा स्टोर होगा, पॉलिसी होगी तो सबके लिए होगी ना, सारे ही सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये एंटायर उस एसेंस में देखना है, उस सेंस में देखना है, ठीक। दे शैल इंश्योर दैट एंटायर डेटा रिलेटिंग टू, अब देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या था, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम, देखो वही आ गया, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम मिल गया। रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड, ये भी आ गया। पेमेंट सिस्टम स्टोर्ड, पेमेंट सिस्टम स्टोर मिल गया इन ए सिस्टम ओनली इन इंडिया। यही तो हम चाहते हैं, यही सरकार चाहती है कि सिर्फ भारत में। अब भले यहाँ दो दो एक्सट्रीम वर्ड हैं, लेकिन एसेंस क्या बन रहा है, यही तो सरकार की पॉलिसी है कि ये जो पेमेंट सिस्टम का स्टोरेज हो, ये पूरा पूरा डेटा कहाँ स्टोर हो, ओनली इन इंडिया, ठीक है। पहले बार में लग सकता है कि ये गलत है, लेकिन ये ध्यान रखना स्कीम वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, जो कीवर्ड है वो ऑप्शन में होना चाहिए, प्लस उसका जिस्ट भी पता होना चाहिए कि स्कीम बनी किसके लिए। स्कीम या पॉलिसी सबके लिए बनती है, ये शुरू में भी डिस्कस किया था जब लैंड रिफॉर्म्स आया था। कोई भी स्कीम या पॉलिसी सबके लिए बनती, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक, पहला हो गया। दूसरा देखो, दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर। भाई ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्यों करेगी? अब बाहर से मान लो हम गूगल से कह रहे हैं कि अपना सारा डेटा यहाँ करो, तो गूगल पब्लिक सेक्टर में थोड़ी ना करेगी, गूगल तो खुद ही प्राइवेट है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि तुम जो डेटा है वो अपने जो सर्वर्स हैं इंडिया में सेटअप करो और इंडिया में स्टोर करो डेटा सेटअप करके, ये हम कहना चाह रहे हैं। चाहे गूगल हो, IBM हो, कोई भी हो, समझे? ये मुद्दा नहीं कि हमारे PSU में करो, PSU तो हमारा वैसे ही काम नहीं करता है, उसमें क्या स्टोर करोगे? तो ये तो गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द, अरे यार ये लोग कैग को क्यों भेजेंगे? कैग तो सरकार के उस पर निगरानी रखने के लिए ना। ये जो पेमेंट सिस्टम है, कोई विदेशी कंपनी है उसके पास डेटा है तो उसका कैग से क्या लेना? कैग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए देखता है ना, कि प्राइवेट को देखने लगेगा। ये तो आउटराइटली गलत है। इन तीनों में अगर कोई सबसे इजी क्वेश्चन काटने वाला था तो वो था थर्ड। थर्ड तो कभी सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान दें, थर्ड कभी सही नहीं हो सकता। कैग तो हमारे गवर्नमेंट के लिए, तो इसको काट दो यहीं से, इसको भी काट दो यहीं से। अब इन दोनों को काटते ही ये पता चल गया कि A और B से कि 1 तो सही है, और सबसे ज्यादा लफड़ा 1 में ही था, यहाँ पे एंटायर ओनली। लेकिन देख रहे हो यूपीएससी ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए वो ऑप्शन ही ऐसे बना दिए कि अब तुम्हें सेव कर दिया कि ये जो 1 में इतनी सब झंझट है इससे बच जाओ, कि देखो 1 तो दोनों में, तो 1 तो सही होना है, बच गए तुम। अब बस सेकंड वाले में समझना कि पब्लिक सेक्टर क्यों करेगी, सीधे गूगल का एग्जांपल लो, मार दो 1, हो गया कि नहीं हो गया? यूपीएससी भी हेल्प कर देती है ऑप्शन से, क्योंकि 3 को एलिमिनेट तुमने कर लिया कि पता है सबसे वाहियात ऑप्शन यही है, तो अपने आप उसने 1 का हिंट दे दिया, ठीक है। टफ नहीं बनाया, इजी बना दिया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड ए लॉ फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजन नोन एज GDPR। अच्छा, ये वही है GDPR। अब देखो यार, ये तो आज दिन तक सबको पता है, हम लोग मेंस में बार बार यूज करते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई मेंस की जाती है। भले ही आप मेरा प्रीलिम्स का वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, देख लीजिए, ताकि वो आपको मतलब उससे कहते हैं ना, फोबिया ना हो, फोमो ना हो। लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा प्रीलिम्स नहीं देना है अभी। जनवरी तक आपको किसकी तैयारी करनी है? मेंस की ही करनी है, ठीक है।
फेब तक पहले बोलते थे, लेकिन अब जैन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब सी सेट का लेवल बढ़ गया, तो इसलिए 1 महीने जरूरी है। 31 जैन तक चाहे जो हो जाए, आपको मेंस की ही तैयारी करनी है, उसी से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको लॉजिक से कैसे बनाया जा सकता है, ध्यान से देखना। पहले नीचे वाले क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है नीचे, रिसेंटली इंडिया साइंड ए डील, और डील का नाम है एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। दिख रहा है यहाँ पे वर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक, ऊपर वाला फिर से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड ए लॉ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यहाँ भी कंट्रीज तो हैं, यहाँ पे वो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्यों नहीं कह रहा है? बात समझ रहे हो क्वेश्चन मेरा? यहाँ पे उसने विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा, आगे ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्यों नहीं कह रहा है क्वेश्चन में? बात समझ रहे हो गौर करने वाली? यहाँ जब वो कंट्रीज लिख रहा है, तो यहाँ उसको कंट्रीज लिखने में शर्म क्या आ रही है? ये भी एक कंट्री, ये भी एक कंट्री, ये भी एक कंट्री। कौन सा कंट्री नहीं है? यूरोपियन यूनियन। तो क्या ये क्वेश्चन तुम्हें हिंट ये तो नहीं दे रहा है कि हमें कंट्रीज चुननी ही नहीं है? अगर उसे कंट्रीज ही चुनवानी होती तो यहाँ कंट्रीज लिखा तो यहाँ भी कंट्रीज लिख देता, और यहाँ यूरोपियन यूनियन की जगह कोई दूसरा ऑप्शन दे देता। बात समझ रहे हो? यहाँ भी तो एक दूसरा ऑप्शन दिया जा सकता था। अगर यूरोपियन यूनियन आंसर ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएस आ गया, यहाँ भी रशिया दे देता, यहाँ भी जापान दे देता। क्या सर, क्या दिक्कत क्या थी? और बोल देता विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। एक तो उसने कंट्रीज नहीं लिखा, ऊपर से कंट्रीज के बीच में एक पूरा यूरोपियन यूनियन। ये क्या क्या हिंट दे रहा है? कुछ समझ में आया? 2024 में बोला था मैंने ऑड वन आउट ऑप्शन, ये ऑड वन आउट है। 3 देशों के बीच में एक यूरोपियन यूनियन, एक सिंगल देश क्यों नहीं डाला? अगर ये ऑप्शन गलती था, तो यहाँ पे कनाडा के साथ साथ रशिया डाल देता, जापान डाल देता, साउथ कोरिया डाल देता, कुछ और डाल देता। यूरोपियन यूनियन क्यों डाला उसने? बात समझ में आ गई? क्योंकि उसको ये ऑप्शन सही बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ कंट्रीज है, यहाँ क्या है? कंट्रीज है, तो कहीं यूरोपियन यूनियन डाला? नहीं डाला। ये इतनी बारीक चीज जब पकड़ोगे तब प्रीलिम्स निकलेगा, और ये वहां पे सीधे नहीं आएगा, ये यहीं पे आएगा जब इतनी बार घर पे प्रैक्टिस कर लोगे वहां जाने से पहले। और ये चीज किसी टेस्ट सीरीज से नहीं हो सकती, किसी भी, मैं भी डिजाइन करूं तो नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब इसको। अब क्या कह रहा है कि ये न्यूक्लियर कॉपरेशन इंडिया का किससे हो रहा होगा? भाई यूके से तो हम करते ही नहीं, आज दिन तक नहीं करते हैं, भूल ही जाओ। जापान नहीं, यूएस से करते हैं, लेकिन वो जो 2005 से 2008 के बीच में डील हुई थी तब हुई थी। ये तो 2019 का पेपर है, तो 2019 में कुंदा कोलम में जरूर हो रहा था, और वो हम चाह रहे थे कि मिल के साथ में बांग्लादेश में भी कर दें न्यूक्लियर वाला, तो हो ना हो ये रशिया रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच ऑफ द। अब देखो मनी मल्टीप्लायर कैसे होता है, तो ये तो सिंपल बात है, जब जितना ज्यादा तुम बैंकिंग करोगे उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होता है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। जितना पैसा तुम अपनी जेब में रखोगे, कैश में चलाओगे, उतना मनी मल्टीप्लायर कम हो जाता है, वेलोसिटी कम होती है। लेकिन जितना तुम बैंक में ट्रांजेक्शन करोगे, उतना जो तुम्हारा मनी मल्टीप्लायर है वो बढ़ता जाता है। तो सिंपल लॉजिक है। और मजे की बात जानते हो क्या? यही सेम क्वेश्चन बिना कुछ क्वेश्चन बदले, बिना कुछ एक भी हेडिंग बदले, 2019 का यही यही डिट्टो क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुआ था। तो जब हम 2021 करेंगे तो देखेंगे एज इट इज ये क्वेश्चन उठ के आया था। तो ये पावर होती पीवाईक्यू करने की, जानने की। ऐसे क्वेश्चन भी भाई सीधे सीधे उठ के पूरे एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, ऑर्डर तक नहीं बदला तो ऑप्शन का। तो इसका आंसर क्या है? इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट। ठीक है, जितना ज्यादा आप बैंकिंग करेंगे उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। ठीक है, ये तो सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। कह रहा है इन ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड मतलब रियल वर्ड है, उसमें थोड़ा डिजिटल वाला इनकॉर्पोरेट कर लिया कुछ। तो अगर डिजिटल की चीज इनकॉर्पोरेट की तो ऑगमेंट कर ली, तो ये हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी। क्या कह रहा है? ये क्या है? ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। एक सिमुलेशन की, तो ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऑगमेंट तो मतलब है कि फिजिकल वर्ल्ड में थोड़ा सा डिजिटल को इनकॉर्पोरेट किया, फिजिकल को थोड़ी ना कंप्लीटली शट आउट कर देते हैं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, वर्चुअल रियलिटी। अब वर्चुअल मतलब पूरी तरह डिजिटल, इसमें फिजिकल गायब है। तो देखो क्या कह रहा है? इमेजेस आर जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन टू रियल लाइफ। हाँ यही तो कह रहे थे, फिजिकल चीजों पे या रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे और सराउंडिंग। तो देखो ये बात हो रही है ऑगमेंटेड की। ऑगमेंटेड में ये होता है कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे कुछ वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट करेंगे, और जबकि ये वर्चुअल में क्या होता है? फिजिकल वर्ड कंप्लीटली शट आउट। तो एक तरीके से स्वैपिंग वाले स्टेटमेंट होंगे। पीछे भी ऐसे स्वैपिंग आए थे,
है ना, वो ट्रांस माइग्रेशन वाला आया था, करप्शन वाला आया था यूएन का, तो वहां भी 2 स्टेटमेंट स्वैप हुए, तो यहाँ भी 2 स्वैप हो गए। तो इसका मतलब 1 और 2 क्या कर दिया है उसने, स्वैप। तो ये गलत कर दो, 1 एंड 2 ये गलत कर दो, यानी 1 एंड 2 जहाँ जहाँ गलत। इसका मतलब बिना देखे ये भी पता चल गया 4 तो सही ही है। चलो 3 पढ़ते हैं। Augmented reality allows individual to be present in the world and improve the experiences using the camera of the smart। ये तो सही है। ऑगमेंटेड रियलिटी में रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स भी तो है ना, रियल लाइफ, ठीक है ना, तो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट रहते हैं, और जबकि वर्चुअल वर्ल्ड में गायब रहते हैं। नीचे पढ़ो। वर्चुअल वर्ल्ड क्लोजेस द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोज एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्जन। तो ये होना था भाई वैसे भी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, बी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब मुझे भी नहीं पता था ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड से पढ़ के पता चल गया कि ऑगमेंटेड का मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भाई, सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट तो मैं बार बार दोहराते आ रहा हूँ, टफ होता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने में कोई शर्म नहीं है। हमारा जो एम है होना चाहिए, पेपर अगर इजी है जैसे 2019 का, जैसे 2024 का, तो 95 अटेम्प्ट करने, टफ आ जाए 2023 जैसा तो 90 या फिर 85। अब 85 हो जाते हैं, 85 से नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें फिर 95 के पीछे नहीं जाना है, उसमें एक लोअर लिमिट भी सही है 85 वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फंक्शनल क्रोमोसोम। भाई देखो सीधी सी बात है, अब बायो की नॉलेज इतनी मेरे पास नहीं है, और सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट वाले तो हमसे तो नहीं बन पाएंगे बायो के। अगर ये मल्टीपल स्टेटमेंट होता तो मल्टीपल स्टेटमेंट में ट्रिक्स लगती, टेक्निक्स लगती, एल्गोरिदम होता तो मैं कुछ कर भी देता। ऐसे क्वेश्चन को तो नहीं बना सकता हूँ, मैं तो नहीं बना सकता हूँ, तो मैं तो छोड़ दूंगा। आपके अंदर अगर रिस्क टेकिंग एपेटाइट हो तो आप कर सकते हैं। आप करने को जाओगे तो दिखेगा कि यहाँ कैन भी है, नॉट पूछा तो कैन भी तो सही होता है, तो इसको सही मान लो, ये भी कैन दिया है तो इसको सही मान लो। चलो आगे भी देख लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, ए पीस ऑफ डीएनए, यहाँ भी देखो कैन भी है, यहाँ भी कैन भी। अब चारों ही में कैन भी, तो एलिमिनेट कैसे करो, तो भाई मेरे से तो नहीं बन सकता। अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, आप बना सकते हो तो ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे मिसलीड या मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिजिटल सिग्नेचर क्या है। तो डिजिटल सिग्नेचर भी क्या है, सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे किसी चीज में सिग्नेचर है तो मतलब वो सर्टिफाई कर रहा है वो चीज कि ये तुम ही ने किया है साइन, ये जो कंटेंट है तुम्हारे द्वारा ऑथराइज है, यही तो मतलब होता है सिग्नेचर का। अब डिजिटल सिग्नेचर का क्या मतलब कि तुमने डिजिटली उस चीज को ऑथराइज किया, बस इतना ही तो है। तो चलो पढ़ते हैं क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। हाँ, कि ये तुमने ही किया है, बस यही तो मतलब है डिजिटल सिग्नेचर। दिस इज डिजिटल सिग्नेचर, तो ये तो सही होना चाहिए, तो 1 तो सही है। तो 1 सही कहाँ पे, या तो 1 में या डी में, तो इसको काट दो, इसको काट दो। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज यूज टू सर्व एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और ए सर्वर ऑन इंटरनेट। भाई ये बात तो सही है कि ये सर्व करता है एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, लेकिन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर और इंटरनेट के लिए नहीं होता है। यहाँ तक लाइन सही है देखो, कि ये सर्व कर रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, लेकिन इस काम के लिए नहीं कि टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर ऑन इंटरनेट, इसके लिए नहीं। ये बस इतने उसके लिए है, इस बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए है कि वो जो डेटा, मतलब जिस जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा की बात हो रही है वो तुम्हारे द्वारा सेंड किया गया है, तुमने उसको भेजा है, बस इतनी बात है। तुमको कुछ इंटरनेट पे एक्सेस चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है, बस इतनी बात है कि सामने वाले ने जो डॉक्यूमेंट रिसीव किया है उसको ये पक्का हो गया है कि आपका जो भी नाम है आप ही ने उसको भेजा है, बस बात खत्म। इंटरनेट के एक्सेस की बात कहाँ से आ गई, वो तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल और वो सब से होता है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट तो भाई गलत है, देख के ही पता चल रहा है, तो सेकंड को काट दो, थर्ड को देखने की भी जरूरत नहीं, आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड एंश्योरिंग। देखो 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 आ गया। अब यहाँ तक ये स्टेटमेंट परफेक्टली फाइन है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। लेकिन कल के लेक्चर में मैंने क्या बताया था, यूपीएससी को जब किसी स्टेटमेंट को गलत बनाना होता है तो वो आधा लाइन तो सही लिखा होता है, उसके बाद जब उसको गलत बनाना होता है तो वो क्या करता है, एक कनेक्टर यूज करता है। कनेक्टर क्या था, या तो बट यूज करेगा या तो एंड यूज करेगा, और उसके बाद एक गलत लाइन जोड़ देगा और पूरे स्टेटमेंट को गलत बना देगा। जैसे कि ये यहाँ तक सही था, लेकिन या तो बट यूज करेगा या तो एंड यूज करेगा और फिर एक गलत लाइन जोड़ के उस पूरे को गलत बना देगा। यहाँ भी वही है,
इलेक्ट्रॉनिक मेथड तो है साइनिंग इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, लेकिन एंश्योरिंग दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, भाई ये कैसे होगा, ये तो क्रिप्टोग्राफी है ना, ये तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, तो ये थोड़ी इंश्योर कर सकते हो। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट आउटराइटली क्या हो जाएगा, गलत। तो खाली थर्ड को भी अगर हम काट दें, अब देखो ये सेकंड तो चलो मान लो कि नहीं पता आपको, अगर आपका कंप्यूटर साइंस नहीं है, मेरी तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो मैंने कर दिया। आपको नहीं पता है तो आपके लिए यूपीएससी ने देखो ये वाली चीज रखी कि नहीं, जो मैंने कल भी दोहराई थी, कि एक सही स्टेटमेंट बनाने के बाद बीच में एक क्या करेगा, वो कनेक्टर, कनेक्टर भी मैंने बता दिए दो ही हैं, या तो बट या एंड, बट या एंड लगाने के बाद वो ऐसा कुछ कर देगा जहां से पूरे स्टेटमेंट को वो गलत बना देगा। तो बस उसी बेसिस पे अगर 3 को उड़ा देते तो 1 आ जाता कि नहीं आ जाता, बन गया आसान। अब ये होता है एल्गोरिदम की पावर, जब एक बार एल्गोरिदम आप पकड़ लेते हो, नहीं तो झोंके झोंके में डी मार दोगे फिर, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में डी मार भी दिया तो चलो कुछ लूट जाने वाला नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, बट क्यों करना है जब हमें एल्गोरिदम पता है, हम कर ही क्यों रहे हैं ये वीडियो, ताकि हम एल्गोरिदम समझ सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ वेरेबल टेक्नोलॉजी, मतलब कोई चीज जो वेयर कर सको, जैसे डिजिटल स्मार्ट वॉच आ गई ना आजकल, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज आर अकम्पनीड बाय वेरेबल डिवाइसेस। तो देखें, अब भाई साइंस एंड टेक का है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, कौन सा टास्क अकम्प्लिश हो सकता है, तो साइंस एंड टेक को चुनौती नहीं देनी है एप्लीकेशन बेस्ड, सब कुछ कर सकती है साइंस एंड टेक, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन तो कर ही सकती है, स्लीप मॉनिटरिंग कर सकती है, सब कुछ कर सकता है साइंस एंड टेक, चुनौती नहीं देनी है साइंस को, ये बात ध्यान रखना यूपीएससी के एग्जाम में, सीधे डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, अब मुझे नहीं पता इसके बारे में भाई, बायो की चीज है, लेकिन अब आगे उसने क्या बोला, टेक्नोलॉजी है ना, और गेन्ड पॉपुलैरिटी है ना, सही होना है सब कुछ। इट इज यूज्ड एप्लीकेशन बेस्ड, मैंने क्या बताया, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड स्टेटमेंट हमेशा सही, इट इज यूज्ड सही, यूज्ड सही, कैन बी यूज सही, कैन बी यूज सही, तो ऑल मार दो। अच्छा इसमें ऑल है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें ऑल है ही नहीं, तो इसमें मैक्सिमम स्टेटमेंट देखो सही कहाँ है, 1 2 एंड 4, तो बस यही मार दो, यही सही होने वाला है। भाई अगर इसमें 1 2 3 4 होता ना, तो मैं 1 2 3 4 मार देता, बात खत्म। है ही नहीं, साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन बेस्ड है, तो मैक्सिमम ऑप्शन जहाँ सही है वही मार दो, वही होने वाला, फिर दिमाग नहीं लगाना है, अगर गलत भी हो जाए तो हो जाए, सो बी इट। ये क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सोच के भी सही नहीं कर लोगे, डैमेज ही करोगे इस क्वेश्चन को भी और बाकी के क्वेश्चंस को भी। तो जितना ज्यादा क्योंकि पढ़ोगे फिर दिमाग में चलेगा चलेगा, आगे के क्वेश्चन तक वो परेशान करेगा, दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में, टिक मारो आगे बढ़ो, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जाइंट ब्लैक होल्स, अब जाइंट ब्लैक होल्स का मर्जर हुआ बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, भाई इतना नहीं पता, चलो पढ़ते हैं। हिग्स बोसन पार्टिकल्स वर डिटेक्टेड, ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्ट, अब देखो 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 मिल गया सिमिलर साउंडिंग, वर डिटेक्टेड, वर डिटेक्टेड। तीसरा पढ़ो, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल थ्रू, अच्छा यहाँ वॉज कंफर्म्ड क्यों लिखा है, यहाँ भी बोल देता डिटेक्टेड, इधर आओ, यूज टू अंडरस्टैंड, यहाँ भी बोल देता है वर्ड डिटेक्टेड। भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं होता है, बार 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 जो मैं दोहरा रहा हूँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एल्गोरिदम है। ये जो सिमिलर साउंडिंग बना रहा है, ये तुम्हें खुद ही हिंट दे रहा है कि ऑप्शन या तो ए में से है या तो बी में से। अब हमारी थोड़ी सी भी अगर अंडरस्टैंडिंग उस समय ये करंट में रहा होगा, पढ़ के ही पता चल रहा है कि रिसेंटली लिखा है ना, मतलब करंट अफेयर, तो अगर थोड़ा भी हम लोग वहां पे कनेक्ट कर पाएंगे तो पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए है या बी है। इससे ज्यादा क्वेश्चन में देखो हिंट नहीं दी है, तो इससे ज्यादा मैं इसको डिड्यूस नहीं कर सकता हूँ। और ठीक है, मैं उतना करंट पढ़ता भी नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन 50-50 में आने के बाद मैं छोड़ूंगा भी नहीं। तो इसके बाद फिर मैं ये भी देखता हूँ, इसके दूसरे तरीके ये होते हैं, मैं बता ही देता हूँ कि जनरली देखा जाता है कि लाइन से कुछ ऑप्शन सही होते हैं, कि ऊपर अगर ए सही हो रहा है तो नीचे भी ए वाला मार दो, या फिर इसके बाद मान लो अगर बी सही हो रहा हो तो फिर इसका भी मैं बी मार दूं, तो ये भी मैं देखता हूँ फिर 50-50 में आने के बाद, अगर 50-50 में भी श्योर नहीं हो, चलिए वो बात की बात है। तो कुल मिला के मैंने ए और बी तक आपको सिखा दिया है, अब इसके बाद आपकी नॉलेज है, क्योंकि अब इसके बाद कुछ भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है कि मैं किसी एक को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ तक आना हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, क्या होता है, बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हो तो वो दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, तो उसी को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं, माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। अब देखो भले ये बायो का क्वेश्चन है, अब ये मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड है, सिंगल फैक्चुअल डिफिकल्ट होते हैं, मल्टी स्टेटमेंट हो जाता है। क्या कह रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इंडिया में लोगों के अंदर कब पैदा होगा, ये जेनेटिक प्रीडिस्पो, भाई जेनेटिक नहीं होती, वो तो क्वेश्चन ही कह रहा है ना, मल्टी ड्रग जब बहुत सारी दवाइयों का सेवन करोगे उससे होगा, तो जेनेटिक से कहाँ हो जाएगा। जो स्टेटमेंट लिखा और जो ऑप्शन लिखा, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, एक दूसरे को
काट रहे हैं, विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, तो ये तो गलती हो गई ना। कह रहा है जरूरत से ज्यादा दवाएं खा ली हैं उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो यही तो देखो है, यही तो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, क्या यही तो है, यही तो कारण है, यही तो डेफिनेशन है। इनकरेक्ट डोज मतलब अपने मन से खाए जा रहे हो, अपने मन से कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं या कंपाउंडर से लेके खा लेते हैं मेडिकल स्टोर से, उसकी वजह से होता है, ठीक है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की दवा काम ही करना बंद कर देती क्योंकि इतनी ज्यादा दवाइयां खा ली। यही तो है। सेकंड सेकंड बिल्कुल सही है, फर्स्ट बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, दो स्टेटमेंट और है। तो फिलहाल जो हमें पता चला है कि भाई पहला तो गलत है, दूसरा सही है, दूसरा नहीं भी पता होता तो सही है, अब तीसरा भी नहीं भी पता होगा तो सही है। देखो ऑप्शन ही ऐसा बना है तो तीसरा सही है। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, अब ठीक है लाइव स्टॉक फार्मिंग में अगर यूज होगा तो चाहे तुम उस लाइव स्टॉक से दूध दूध निकालो तो वो भी तुम्हारे अंदर आएगा, तो तुम्हें एंटीबायोटिक वो रेजिस्टेंस पैदा होगा, और या फिर उसका मीट ईट खाओगे तो भी होगा, तो ये बात तो सही लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मल्टीपल क्रोनिक डिजीज है अगर कुछ लोगों में, तो भाई उससे रेजिस्टेंस थोड़ी ना पैदा होगा, वो तो इनअप्रोप्रिएट डोजेस। अगर तुम्हारे पास अन्य मतलब कई बीमारियां हैं, अगर तुम उसका आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हो तो ड्रग रेजिस्टेंस थोड़ी ना होगा। या डॉक्टर ने जितना बोला उसी मात्रा में कर रहे हो, या एक्सरसाइज भी कर रहे हो, मतलब 100 चीजें हैं। कुल मिला के 100 बात की एक बात है कि ये होता कब है, ये होता तब है जब अपने मन से जरूरत से ज्यादा दवाएं खा लोगे तब होगा, ठीक है। तो फिर इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, 2 और 3, ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक। कितनी भी दवाइयाँ हो, वो भी तो हो सकता है कि नेचुरोपैथी और वो सब कर रहे हो, तो जब तक दे नहीं रखा है मान कैसे लोगे, तो गलत हो गया। नेक्स्ट। अब भाई उस समय के हिसाब से तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ बन गया था, Cas9। टफ तो नहीं बना था क्योंकि ये 2018 में आया था एक्चुअली। यही होती है PYQ। अब जस्ट एक साल बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 2018 में Cas9 आया था और 2019 में फिर Cas9 आ गया, तो इसलिए सबको पता था कि ये क्या है, कुछ जीन एडिटिंग और सीजर। हाँ, ये सीजर और जीन एडिटिंग। अगर ये Cas9 2018 में नहीं आया होता तो किसी हाल में किसी से नहीं बन सकता, इतना किसी को नहीं पता होता है। हालांकि ये पता होना चाहिए था, इसलिए पता होना चाहिए था कि इस पे वो नोबेल पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री की फील्ड में। बट ठीक है, हर कोई हर चीज करके इतना डेप्थ में नहीं जा सकता है। तो जिनसे हो गया था, मुझसे नहीं हो पाया था, वो इसलिए हो गया था क्योंकि ये 2018 में PYQ में आया था, ठीक है। तो ये होता है PYQ करने से फायदा, जस्ट नेक्स्ट ईयर तक में फायदा मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लॉजिक से बन सकता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब गलत है। पहला स्टेटमेंट देखो, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। अब देखो स्टेटमेंट में कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी क्या है, एक वायरस, और HIV क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो दोनों ही वायरस हैं। तो क्या कह रहा है, ये ट्रांसमिटेड होता है मच लाइक, बिल्कुल HIV की तरह भी नहीं बोल रहा है, मच लाइक। अब ऐसे स्टेटमेंट को आप गलत नहीं कर सकते भाई, ये इतना एम्बिगुटी वाला स्टेटमेंट है कि इसको गलत कैसे मान लोगे। मच लाइक की कोई प्रॉपर वो डेफिनेशन तो है नहीं। मच लाइक का मतलब वो उसको तुम काट नहीं सकते हो एग्जाम कंडीशन में, तो ये तो सही ही बनने वाला है, तो नॉट करेक्ट पूछा है जो डेफिनेटली गलत हो जाए। नेक्स्ट देखो, हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव ए वैक्सीन। अब ये स्टेटमेंट ऐसा होता है कि हो सकता है इसको पलट दिया गया हो सकता है यहाँ हेपेटाइटिस सी रहा हो, यहाँ हेपेटाइटिस बी रहा हो, बट हम श्योर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको स्केप्टिज्म से देखेंगे, ठीक है, सस्पिशन के साथ। वो वाला पेन ले लेते हैं, लाइट वाला। तो हो सकता है यहाँ पे गलती की हो, बट वी कैन नॉट बी श्योर। तीसरा पढ़ो। Globally, the number of people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than those infected with HIV. नहीं पता, अभी बाद में आएंगे। इधर some of those infected with hepatitis B and virus do not show the symptoms for many years. देखो पहले ध्यान से, कुछ नहीं पता, लेकिन ये क्या है, सम मतलब एक आदमी को भी दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही, ये पहले ही बता दिया था। सम के बाद कुछ भी एक्सट्रीम लिखा हो, एनी, ऑल, डू नॉट, अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है रेलिवेंस, यानी कुछ भी हो जाए एग्जाम कंडीशन में ये ऑप्शन तो सही होने वाला है, पहला सही होने वाला है। लॉजिक से चल रहे हैं अभी, कुछ भी मतलब पता नहीं, कंक्लूसिव लॉजिक से 2 सही हो गए तो आंसर यानी बी और सी में आएगा, इतना पता चल गया। अब जो 2 सही हैं उनसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि हेपेटाइटिस बी एक वायरस है, ठीक। यहाँ से क्या पता चला है कि सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों डू नॉट शो सिम्टम्स फॉर मेनी ईयर्स, तो इसका मतलब अब क्या है,
यूपीएससी का एग्जामिनर डी स्टेटमेंट से हमें हिंट दे रहा है कि वो पूछ क्यों रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये एक गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या क्यों है? क्योंकि ये हो जाने के बाद भी कई सालों तक इसके सिम्टम्स ही नहीं पता चलते। सिम्टम्स नहीं पता चलेंगे तो बॉडी के सेल्स को डैमेज करेगा, मतलब अंदर से बॉडी को खोखला कर देगा, उसका इलाज नहीं होगा तो मरने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। मरने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी तभी ना यूपीएससी का एग्जामिनर तुमसे पूछ रहा है। कोई समस्या ही नहीं होती, हैप्पी लाइफ चल रही होती झिंगा लाला, तो फिर तुमसे पूछता ही क्यों क्वेश्चन को? वो पूछ ही इसलिए रहा है क्योंकि उसमें सिम्टम्स नहीं। तो अब ग्रेविटी समझ में आ गई समस्या की। ये हो गया मुद्दा कि एसेंस ये है कि हेपेटाइटिस या तो बी या तो सी बहुत ज्यादा बर्बादी कर रहा है। ठीक, अब चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी, यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहा, दोनों को ही लपेट दिया उसने। कह रहा है ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी आर सेवरल टाइम्स। ये देखो इसकी ग्रेविटी समझा रहा है, यहाँ भी उसने ग्रेविटी समझाई कि सिम्टम्स नहीं, यहाँ भी ग्रेविटी की सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद एचआईवी। यही तो यहाँ कह रहा था, ठीक है ना, कि सेवरल टाइम्स मोर इन्फेक्टेड देन एचआईवी। तो ठीक है भाई, अब अगर इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि चाहे हेपेटाइटिस बी हो चाहे सी हो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सही है, अगर ये सेवरल टाइम्स मोर इन्फेक्ट करता है देन एचआईवी, तो यानी कि ये गंभीर समस्या है। ठीक, अब आगे पढ़ो जरा इधर। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव ए वैक्सीन। अब एक बात समझना, एचआईवी की तो वैक्सीन है नहीं। वैक्सीन हम किस चीज की बनाते हैं? जो बीमारी बहुत ज्यादा मास स्केल पे फैली हो, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही हो, उसी की तो वैक्सीन बनाते हैं। अगर कोई बीमारी है 140 करोड़ की आबादी में बस 1 करोड़ को डिस्टर्ब कर रही, तो क्या हम उसकी वैक्सीन बनाएंगे? बच्चों को देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। जब तक उसका डेंजर एक बिल्कुल ही मोर देन 50% लेवल पर पॉपुलेशन पे ना हो तो नहीं करेंगे ना। यानी ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो सेवरल टाइम्स मोर देन दोज एचआईवी से कई गुना ज़्यादा तो ये लोगों को हार्म कर रहा है। तो अगर हार्म कर रहा है तो इसीलिए तो वैक्सीन की ज़रूरत पड़ रही होगी। बात समझ में आ रही है? ये और ये दोनों साथ में पढ़ोगे तब कोई लॉजिक बन रहा है, क्योंकि बीमारी का लेवल इतना ज़्यादा है। एक तो सिम्टम्स नहीं पता, दूसरी बात सिम्टम्स नहीं पता तो बीमारी रोकोगे कैसे 2 साल बाद जब पता चलेगी? दूसरी बात, इतने ज़्यादा लोग इससे बीमार हो रहे हैं कि इसके वैक्सीन की ज़रूरत आन पड़ी है। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही बनाया होगा तब यहां तक हम पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पे ये हमको ये पता चल रहा है कि सिचुएशन की ग्रेविटी, कि हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव ए वैक्सीन, कि उसने ये बता दिया कि चाहे, और एक बात यहाँ पे बात हेपेटाइटिस बी की हो रही कि हेपेटाइटिस बी स्प्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ ये नहीं कह रहा हेपेटाइटिस सी स्प्रेड कर रहा है, अगर हेपेटाइटिस बी जो है वो एचआईवी की तरह स्प्रेड कर रहा है, और एचआईवी हमें पता है कितनी खतरनाक बीमारी है, तो समस्या किससे होगी? हमें हेपेटाइटिस बी से। हेपेटाइटिस बी से समस्या क्यों रही होगी? क्योंकि इसकी वैक्सीन मार्केट में नहीं होगी। अगर इसकी वैक्सीन मार्केट में होती तो इससे समस्या होती? समस्या नहीं होती तो यूपीएससी का एग्जामिनर सवाल पूछता। अब आपके समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर हेपेटाइटिस बी से समस्या है तो यूपीएससी का एग्जामिनर पूछ क्यों रहा है? क्योंकि इसी की वैक्सीन मार्केट में नहीं होगी, और उसी तो लिए तो वो पूछना चाह रहा है। यहाँ कह रहा है हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव ए वैक्सीन। ठीक है, अब हेपेटाइटिस बी की अगर कोई वैक्सीन नहीं तो फिर ये भी स्टेटमेंट सही बन जाना चाहिए, तो फिर तो कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं। मतलब हम जो सोचना चाह रहे हैं कि हेपेटाइटिस फैलता है एचआईवी की तरह, और यहाँ पे कह रहा है हेपेटाइटिस के कोई वैक्सीन है नहीं, हेपेटाइटिस की कोई वैक्सीन है नहीं, और यहाँ भी कह रहा है कि ये दोनों ही सेवरल टाइम्स ज़्यादा डेंजरस हो, यहाँ भी ये कह रहा है। लेकिन अब हम कायदे से सोचें, सम वाला कभी गलत हो नहीं सकता, ये स्टेटमेंट को गलत किया ही नहीं जा सकता। गलत होने की संभावना ए और बी में थी, और ए भी नॉर्मल था, ए में भी कुछ गलत तो नहीं कर सकते, मच लाइक वाला था। तो अब हो ना हो, भले ही हमको पहले लग रहा था कि बी सही है, लेकिन अगर क्योंकि नॉट होना ही है एक जगह, तो अब बाय डिफॉल्ट कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा है सारे लॉजिक लगाने के बाद भी, तो यही रहा होगा, क्योंकि यहीं पे पलटने की संभावना है। यहाँ पे लिखा है ना अनलाइक, हो सकता है हेपेटाइटिस बी इधर आ जाए, हेपेटाइटिस सी इधर आ जाए, बाकी कहीं कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ खाली हेपेटाइटिस है। यहाँ पे अनलाइक वाली सिचुएशन ही नहीं, एक ही साथ एक ही लाइन में हेपेटाइटिस बी ओ सी को ले लिया, एक ही साथ एक ही लाइन में हेपेटाइटिस बी ओ सी को ले लिया, बाकी जगह ऐसा है नहीं हेपेटाइटिस बी ओ सी को पलट दे। तो मजबूरन सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए, सारे लॉजिकल डिडक्शन कर लिए, तो भी डिसाइसिवली नहीं पता चल रहा है। यही लग रहा है कि अगर अगर ऐसा हुआ होगा तो यही हुआ होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया है, अभी भी 100% मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि बाकी 3 ऑप्शन तो गलत हो ही नहीं सकते ना। तो अगर गलत करना ही है तो एग्जाम कंडीशन में मैं किसे गलत करूंगा इसे, क्योंकि बाकी 3 में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं उसको काट सकूं। ठीक है,
तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो टफ क्वेश्चन तो अलग बात है, लेकिन जो क्वेश्चन हमने बहुत ही ईजिली बना लिए, आई होप आप उनको समझ पा रहे होंगे और उनसे आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी, और इससे आपके यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स की जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए और आप इजीली इस बार मेंस को अपेयर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स एवरीबॉडी।